अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपीके बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है फर्स्ट ईयर, या जिसको आप लोग ग्रेड 11th बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे हम पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स ऑलरेडी मैं एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। जो केपीके बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो बुक के अंदर टेक्स्ट डिस्कस किया है वो पूरे का पूरा मैंने लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर इन केस आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मुझे फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे और वो नोट्स अलग है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को टेक्स्ट जो है वो बुक की वो वर्ड बाय वर्ड याद भी हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। सो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने गौर से इंट्रोडक्शन सुनना है और उसके बाद में जो बुक के अंदर टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। याद रखना है आप लोगों ने कि रिपीटेडली मैंने चैप्टर नंबर 1 में एक बात डिस्कस की है और वो ये है कि इस प्लैनेट के ऊपर 2 तरह की चीज़ें मौजूद है, जिसमें से कुछ को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं और कुछ को हम नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर कर रहे होते हैं। लिविंग थिंग्स आप लोग ह्यूमन है, बैक्टीरिया है, आप लोग पैरासाइट्स कंसिडर कर ले, प्लांट्स कंसिडर कर ले। और नॉन लिविंग थिंग्स आपके सामने लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपके सामने जो रॉक्स वगैरह मौजूद है, टेबल है एंड ये ओवन जो मेरे सामने पड़ा है, ये आप लोग कंसिडर कर ले तमाम के तमाम नॉन लिविंग थिंग्स है। अब इंटरेस्टिंग और मज़े की बात ये है कि इस प्लैनेट के ऊपर लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जो भी हो, यू नीड टू रिमेंबर कि ये बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम्स। तो अगर मैं बोलूं कि लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने हैं, ये भी एटम से बने हैं, और अगर मैं बोलूं कि नॉन लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने होते हैं तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये भी एटम से बने होते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसके लिए एलिमेंट बी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, ऑल्दो इसमें डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। अब सपोज करते हैं फॉर वाइल आपके सामने एक रॉक है या आपका ये जो लैपटॉप है, मैं बोलूँगा कि ये किस चीज़ से बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। लेकिन वो एटम्स इस लैपटॉप में या इस रॉक में आइसोलेटेड एक दूसरे से नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स बना देते हैं। तो जब एटम्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, और इस स्ट्रक्चर को सपोज कर लेते हैं फॉर वाइल में नाम दे देता हूँ कि ये एक रॉक है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही लिविंग थिंग्स के साथ बी है। लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि बाकायदा मौजूद होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी में भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडीज़ को बनाते हैं, बैक्टीरिया के बॉडी को बनाते हैं, बर्ड के बॉडी को बनाते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हमारे बॉडीज़ में ये एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। लेकिन कॉमनली जब ये हमारे बॉडी में होते हैं तो फिर हम इनको नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स, अगर लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में हो, और जब वो मॉलिक्यूल्स बनाए तो फिर हम इनको नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। सो आप लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और यहाँ पर आप लोग बोले कि बायो एलिमेंट्स कंबाइन होके बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब यही बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, ये कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्शंस के रिजल्ट में ये ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, और ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ वर्क टुगेदर करके सेल्स बना देते हैं, और सेल्स एक दूसरे के साथ वर्क टुगेदर करके टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू एक दूसरे के साथ वर्क टुगेदर करके ऑर्गन बना रहे होते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आप लोग डिस्कस करेंगे वो पूरे का पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं।
ये सिलसिला लिविंग थिंग के अंदर ऐसे अंदाज में चल रहा होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये सिलसिला यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती, इसका मतलब वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। अब जो फंडामेंटल आइडिया आप लोगों को याद होना चाहिए, जो बेसिक आइडिया आप लोगों को याद होना चाहिए, वो असल में क्या है कि एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट इज़ मेड ऑफ एटम्स, एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट इज़ मेड ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके इस तरह के पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये बात तो सबसे पहली पता होनी चाहिए। अब हमारा जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो हमने पता है क्या करना है, हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि ये एटम्स या एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ये मॉलिक्यूल्स कैसे बना रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है कि बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बायो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि ये बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कौन से रिएक्शन कर रहे होते हैं, जिसके रिज़ल्ट में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसी वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके इस चैप्टर का क्या नाम है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस करने हैं जो कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। हमने साथ साथ ये भी डिस्कस करना है कि उनके प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया है, हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो एटम्स या एलिमेंट्स हमारे बॉडी में कौन से हैं जो कि इन बायो मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्स या एटम्स पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है और इसके साथ साथ फॉस्फोरस है। ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं, रिएक्शंस के रिज़ल्ट में ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। 95% आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर मौजूद है, वो कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। दीज ऑल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म दीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये तो हमें आइडिया हो गया है कि इनका रिएक्शन होता है, बायो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन वो जो बायो मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बायो एलिमेंट्स रिएक्ट होकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और जो बायो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें से कुछ को हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक इन नेचर है और कुछ को हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक इन नेचर है। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक इन नेचर है उनमें से एक को हम बोलते हैं वाटर है और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। जबकि जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक होते हैं उसमें से एक को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, दूसरे को लिपिड्स बोलते हैं, तीसरे को प्रोटीन बोलते हैं और फोर्थ को हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करते हैं। ये तमाम के तमाम क्या चीज़ें हैं, ये तमाम के तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। इन तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तभी आप लोगों की बुक में इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रखा गया है, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और वाटर के हवाले से डिस्कस करना है। ये किससे बनते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट्स से बनते हैं। बायो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को आइडिया दिया है कि ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस होता है। 95% इसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, ये पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को जस्ट जनरल दिया है। आगे बढ़ते हैं और बुक के अंदर हम टेक्स्ट देखते हैं कि टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर ये सारी की सारी बातें किस अंदाज में डिस्कस की है। ये जो मैंने टॉपिक आप लोगों को समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन किया है ये भी आप लोगों के काम आएगा। तो अब मैं बुक के सेंटेंसेस एक्सप्लेन करूँगा। All material things in this world are made of chemical elements.
ये वो फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों को बताया जा रहा है जहाँ से मैंने शुरू किया कि इस प्लेनेट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, वो सारे के सारे किस चीज़ से बने हैं? केमिकल एलिमेंट से बने हैं, या दूसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस कर ले कि ये एलिमेंट से बने हैं। These elements are composed of atoms. अब जिस तरह मैंने बार बार बोला है कि छोटे छोटे पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। तो आप लोग दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं कि एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं, वो क्या बना देते हैं? वो एलिमेंट्स बना देते हैं। लेकिन मैंने ये क्या कर दिया, ये स्किप कर दिया। तो एटम सबसे छोटा है और उससे क्या बन जाता है? उससे एलिमेंट्स बन जाते हैं। The atoms are joined together forming molecules and compounds. यही एलिमेंट्स या एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और लिखा है कि वो क्या बना देते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, या मॉलिक्यूल्स के साथ साथ वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड्स बना देते हैं। ये तीसरे सेंटेंस के अंदर डिस्कस किया है। The bodies of living organisms are made of some of these chemical elements. लिखा है कि ऑल मटेरियल थिंग्स का हमने जिक्र किया है, तो इसका मतलब हो गया कि इन एटम से या इन एलिमेंट से लिविंग थिंग्स के बॉडीज भी बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, बल्कि इन ही केमिकल एलिमेंट से हमारे बॉडीज भी क्या हो रहे हैं? वो फॉर्म हो रहे हैं। कौन से एलिमेंट से हमारे बॉडीज फॉर्म हो रहे हैं? The most common elements in the bodies of living things are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur. मैंने वहाँ पर आप लोगों को फ्लो चार्ट में बताया है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से एटम्स है जो किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी में पाए जाते हैं। तो आप लोग बोलते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। इस पे अभी रट्टे ना लगाए, ये आप लोगों को अल्टीमेटली याद हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने कंसेप्ट पे फोकस करना है। Of these, carbon, hydrogen and oxygen constitute about 95% of human body by weight. मैंने आप लोगों को वहाँ पर एक फ़्लो चार्ट बनाया था और फ्लो चार्ट में डिस्कस किया कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद तो है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर भी मैंने आप लोग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये 95% होता है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा किसी लिविंग थिंग के बॉडी में क्यों मौजूद होता है। अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। लिखा है कि ये जो रिमेनिंग है फास्फोरस और सल्फर वगैरह, ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये भी मौजूद होते हैं, लेकिन लिखा है कि ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। बायोकेमिस्ट्री is the science of biology that deals with the structure, composition and function of molecules that are present in the bodies of living organisms and chemical processes occurring in them. यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, इन बायो एलिमेंट्स को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कि इन सारे के सारे बायो एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन क्या है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ कैसे बना रहे होते हैं, ये जो लिविंग थिंग्स के अंदर इन तमाम का कंपोजिशन क्या है, इस सारे के सारी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री हम नाम देते हैं। तो अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो आपने डिस्कस करना है कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है, ये बायोलॉजी के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो परसेंटेज या कंपोजिशन है वो कितना है, इन मॉलिक्यूल्स का हमारे बॉडीज़ के अंदर फंक्शन क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है और ये डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कैसे होते हैं। इन सारों के बारे में जब आप लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इस सब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बायोकेमिस्ट्री नाम देते हैं। The bonding of hydrogen, oxygen, nitrogen and other atoms to carbon atom form compounds car
ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल्स बना देंगे, और या दूसरे अल्फाज में आप लोगों ने डिस्कस किया था कंपाउंड्स बना देंगे। फिर मैंने फ्लो चार्ट में बताया कि जो कंपाउंड्स बनेंगे या मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो या तो ऑर्गेनिक होंगे और या वो इनऑर्गेनिक होंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब भी क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे जब कार्बन के साथ क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम देंगे। तो आसान अल्फाज में आप लोग ये अंडरस्टैंड कर ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बैकबोन होगा वो कौन बनाएगा, वो कार्बन बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का होना ज़रूरी है, और कार्बन के अलावा उसमें क्या हो सकता है, तो लिखा है कि कॉमनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये चीज़ें उसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। The organic molecules play most important role that characterize the structure and function of cell organelles. जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो उसका है। हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, और वही तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। Carbon to carbon bond make chain of carbon atom which form the skeleton or backbone of large organic molecules. ये सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जितने भी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे, इनका जो बैकबोन होता है वो कौन बनाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बैकबोन होता है वो कौन बनाता है, वो कार्बन बनाता है। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन बन रहा होता है। वो कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए एक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करता है, एक फ्रेमवर्क के तौर पर एक्ट करता है। जब मैं आप लोगों के सामने डायग्राम्स डिस्कस करूंगा, स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए के अंदर सब में ये कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा और वो पूरे का पूरा चेन मौजूद होता है। द केमिकल एनालिसिस of protoplasm show that it is composed of two types of compounds, organic compounds and inorganic compounds. मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया था, अगर मैं इस पूरे पेज को दोबारा 1 मिनट में समराइज कर लूँ जिस तरह मैंने स्टार्ट में समझाया था। मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये बताया था कि हमारे बॉडीज़ के अंदर एटम्स मौजूद है। ये एटम्स जो है ये एलिमेंट्स बना रहे होते हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं और रिएक्शन के रिजल्ट में ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं या ये कंपाउंड्स बना देते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने डिस्कस किया है सल्फर है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने डिस्कस किया कि फॉस्फोरस है। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कितने टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया 2 टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। एक को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं और एक को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाम देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किसी एक ने क्या किया होगा, किसी न किसी ने बॉन्ड बनाया होगा। इसका मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन हमेशा कार्बन से बना होता है, उसके अंदर हमेशा कार्बन टू कार्बन क्या मौजूद होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर ये बात असल में बताई जा रही है कि केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि सेल को जब हम एनालाइज करते हैं, सेल के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनेलिस को जब हम एनालाइज करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि 2 तरह के कंपाउंड्स उसमें मौजूद है। उनमें से एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स वहाँ पर मौजूद होंगे। These compounds are present in somewhat different proportion in different organism and even in different types of cells of the same organism.
लिखा है कि ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अब बात कर रहे हैं, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बॉडीज़ के अंदर मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक के अंदर बिल्कुल सेम मौजूद हो। तमाम ऑर्गेनिजम्स में इनका जो परसेंटेज है वो अलग होगा। इवन एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल्स के अंदर भी इसका जो परसेंटेज है वो अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आइडिया दूँ कि हमारे बोन्स के अंदर जो वाटर मौजूद होता है वो 20% होता है, लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करें तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर तो 80% से भी ज़्यादा वाटर होता है, और अगर पूरे बॉडी की बात करें तो तकरीबन 70% हमारे बॉडी के अंदर वाटर मौजूद होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इन तमाम कंपाउंड्स का जो परसेंटेज है वो सेल टू सेल क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। अमाउंट ज़रूरी नहीं है कि सब सेल्स में सेम चल रहा हो। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा, वहां से आप लोगों को याद हो जाएगा। यू नीड टू रिमेंबर कि वाटर भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को आइडिया दिया है कि ऑलमोस्ट 70% हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट कर रहा होता है। It forms almost 3/4 of the body by weight. Next to the water are protein. लिखा है कि वाटर 3/4 वेट बनाता है। इसका मतलब हो गया कि 70% या 75% हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। साथ में डायरेक्ट डिस्कस किया है कि वाटर के बाद दूसरा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर के बाद जो दूसरा एलिमेंट हमारे, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है, एलिमेंट नहीं, वो प्रोटीन है। प्रोटीन सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वाटर तो इनऑर्गेनिक है, तो अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, आप बोलेंगे कि वाटर। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो फिर आप बोलेंगे प्रोटीन। प्रोटीन ऑर्गेनिक में क्या है, सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। प्रोटीन और द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सेल, ये सेंटेंस लिख का भी है। सो पहले नंबर पे वाटर है, दूसरे नंबर पे प्रोटीन है। लेकिन अगर आप लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो प्रोटीन टॉप पे आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक इन नेचर होता है प्रोटीन। आगे डिस्कस किया है कि प्रोटीन हैव स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल इन द सेल्स। ये तो हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है, नेल बनाता है, हेयर बनाता है। हमारे बॉडी के अंदर स्किन का हिस्सा होता है, प्रोटीन बहुत सारे मौजूद है। फंक्शनल रोल का मतलब ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरी करता है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आप लोगों ने प्रोटीन के हवाले से डिस्कशन की है। प्रोटीन के अलावा कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में होते हैं, ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मेरा पहला फ्लो चार्ट आप लोग देख ले, वहां पर मैंने जिक्र किया है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। Enzymes which are protein in nature are also present। अब यहाँ पर सेंटेंसेस आगे पीछे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि एंजाइम्स प्रोटीन के अंदर आते हैं। मेरे ख्याल में इसको यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। हार्मोन्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सो हार्मोन्स भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये भी प्रोटीन इन नेचर है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में आते हैं। और इनऑर्गेनिक साल्ट्स मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। सेंटेंसेस बड़े रैंडम है, इधर उधर डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में इसको शेप दूंगा। A typical cell show the following approximate percentage composition of different compounds present in this। अब ये वाला सेल आप लोगों ने गौर से देखना है, ये जो आप लोग टेबल देख रहे हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, आरएनए है, डीएनए है, एंजाइम्स, हार्मोन है, इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। अगर इनकेस आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा होता है, आप बोलेंगे वाटर सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। कितना परसेंटेज होता है, आप बोलेंगे कि 70% होता है तमाम सेल्स के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम सेल्स में सेम अमाउंट हो, डिफरेंट भी हो सकता है। ये सारे के सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स और ये ऑर्गेनिक है। तो अगर पेपर में आता है
कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में होते हैं, 15 या 18% होंगे। वहाँ पर जो सेंटेंस लिखा था कि सब ऑर्गेनिज्म या सब सेल्स में इन सब का डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा, तो ये देख लीजिए डिफरेंट क्या है, इनका प्रोपोर्शन होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए वगैरह है, ये सारे के सारे इस टेबल पे आप लोग रट्टे एग्जाम डेज में लगाएंगे। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत पुराने पेपर्स में आता था, आजकल यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैंने कोशिश की है लेकिन सेंटेंसेस काफ़ी रैंडम है, तो इस वजह से मेरी बातें कभी इधर उधर आगे चली जाती है। बस क्विक एक छोटा सा पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। हमने अब इन ही फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करनी है जो इधर हमने डिस्कस किया, जो मेरे मुताबिक नहीं होना चाहिए था, इधर ही डिस्कस हो चुका है। There are 4 types of fundamental biological molecule present in protoplasm. They are carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. मेरे पहले फ्लो चार्ट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे बनाए हैं, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। These molecules are distinguished from each other on the basis of their chemical structure, composition and function. इन तमाम में डिफरेंस क्या होता है? इन तमाम में ज़ाहिरी सी बात है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, कंपोजिशन, अमाउंट में डिफरेंस होगा एंड सो ऑन। प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, लिपिड्स में फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं हो सकता, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। इसके साथ साथ फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड में होता है, प्रोटीन और लिपिड्स के अंदर नहीं होता। तो इन सब का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी में है। The organic molecules in living things such as fatty acid, amino acid and carbohydrate have characteristics functional group. लिखा है कि इनके क्या है, इनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। इन सब में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। द फंक्शनल ग्रुप एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिखा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी वजह से इन तमाम के अंदर डाइवर्सिटी आ जाती है, इसकी वजह से ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। सम फंक्शनल ग्रुप आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में आप लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड के अंदर आप लोग जब डिस्कस करते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इसी के साथ साथ फैटी एसिड के अंदर भी आप लोग डिस्कस करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। एल्डिहाइड ग्रुप जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। और अमाइन ग्रुप जब आप लोग अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो इसके अंदर अमाइन ग्रुप मौजूद होता है। ये आप लोग समझिए कि समंदर को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटे से बर्तन के अंदर हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। समझो पूरे का पूरा चैप्टर मैंने क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर समराइज करके बताना है, जो कि काफ़ी क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, जितनी डिस्कशन मैंने की है ये सारी डिस्कशन मैं अपनी वर्डिंग में 1 मिनट में समराइज़ कर देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर जैसे जैसे आप लोग देखेंगे तो समझ आती रहेगी। मैंने सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बताया है कि इस प्लेनेट के ऊपर सब कुछ एटम से बना है, और एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स जो कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में पाए जाते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। आप लोगों ने डिस्कस किया इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ये हमारे बॉडी के अंदर 95% होते हैं। यही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके ये कंपाउंड्स बना देते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। 2 तरह के कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें से एक को हम प्रोटीन नाम देते हैं, दूसरे को कार्बोहाइड्रेट नाम देते हैं, तीसरे को लिपिड्स नाम देते हैं, फोर्थ को हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए फॉल कर रहे होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उसमें से एक वाटर फॉल कर रहा है और दूसरा आप लोग डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं। इन तमाम के तमाम बायोमॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को देखा जाए तो इन तमाम में से सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो वाटर होता है, और दूसरे नंबर पे जो आप लोग डिस्कस करते हैं वो प्रोटीन होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक इन कंपाउंड की बात कर ले तो प्रोटीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फर्स्ट टॉप पे मौजूद होगा।
जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, सारे के सारे, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? इन सब के एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। किसी में फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, किसी में एल्डिहाइड ग्रुप है, किसी में क्या होता है और किसी में क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ये तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट बन जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जितने भी मौजूद है हमारे बॉडी में, ये डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब भी हम इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं, इनके कंपोजिशन को, इनके रिएक्शंस को, इनके स्ट्रक्चर्स को अपने बॉडी के अंदर, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। सो टेक्निकली ये जो सब्जेक्ट, ये जो लेक्चर हमने शुरू कर दिया है, ये बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। याद रखना है आप लोगों ने, चूंकि ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, तो इन तमाम को हम नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, या दूसरे अल्फाज में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और तभी आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 2 का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रखा गया है। इस पूरे चैप्टर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, इन सब का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, क्यों ये कॉम्प्लेक्स है, कैसे कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में कि समरी में कुछ समझ आ गई होगी। आ गई है तो आप लोग मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ ले। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा चैनल पे है, उस पर आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। नोट्स वगैरह अगर इनकेस आप लोगों ने करने हैं तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।